अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर की। माइक्रोब्स यानी कि जो बैक्टीरिया, फंजाई या फिर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म धरती पर पाए जाते हैं, उनको मिलाकर के हम बोलते हैं माइक्रोब्स। ह्यूमन वेलफेयर यानी कि ह्यूमन के बेनिफिट के लिए वो कैसे हेल्पफुल हो सकते हैं। अभी तक सारे जो चैप्टर्स हमने पढ़े हैं पीछे बायोलॉजी में, हमने बताया कि भाई माइक्रोब्स कौन कौन सी डिजीज कॉज करता है, कैसे हार्मफुल है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, हमारे लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रोब्स हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, कुछ ऐसे भी माइक्रोब्स होते हैं जो ह्यूमन बेनिफिट में वर्क करते हैं। तो माइक्रोब्स ह्यूमन बेनिफिट में किस तरह से काम करते हैं वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं। तो हमारे चैप्टर का नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर। माइक्रोब्स हमारे लिए कई सारे तरह से बेनिफिट दे सकते हैं। वो कई सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे बेनिफिट के बना सकते हैं, और कई सारी ऐसी सर्विस हैं या काम है जो वो परफॉर्म कर सकते हैं। सो पहले हम बात करते हैं हाउस होल्ड प्रोडक्ट की। जो हमारे घरों में प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं या फिर हम जो घरों में अपने प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, पर्टिकुलरली किचन के अंदर खाने के लिए जो प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, उनमें माइक्रोब्स का बहुत बड़ा रोल होता है। तो पहला जो हमारा सब सेक्शन होगा दैट इज हाउस होल्ड प्रोडक्ट, घरेलू उत्पाद जिनमें माइक्रोब्स का यूज किया जाता है। अगर हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करें तो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में बहुत सारे ऐसे फूड आइटम्स होते हैं जिनमें हम बैक्टीरिया या फिर फंजाई का इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई का इस्तेमाल करके फर्मेंटेशन करवाते हैं। फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर बैक्टीरिया और फंजाई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर देते हैं। तो जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म था, एक फॉर्म था, उसको दूसरे फॉर्म में चेंज किया जाता है। तो इस तरह से हम कई सारे डिफरेंट हाउस होल्ड प्रोडक्ट बनाते हैं, जिसमें से पहला हाउस होल्ड प्रोडक्ट है कर्ड, दही। दही आपको मालूम है कहाँ से बनती है? दही को बनाने के लिए एक बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया को शॉर्ट फॉर्म में लैब बैक्टीरिया भी बोलते हैं। एक एग्जाम्पल की बात करें, जो कॉमन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया दही बनाने में यूज किया जाता है उसका नाम है लैक्टोबैसिलस। तो ये एक पर्टिकुलर जीनस का नाम है, और जो लैब है ये पूरे ग्रुप को नाम दिया जाता है। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया एक्चुअल में कैसे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है वो समझिए। मिल्क के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं। एक होता है मिल्क का शुगर, मिल्क शुगर बोलते हैं लैक्टोज को। ये जो कंपोनेंट है ये एक्चुअल में शुगर कंपोनेंट है, कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है मिल्क शुगर। शुगर के अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन जिसको केसीन प्रोटीन बोला जाता है या फिर मिल्क प्रोटीन, वो भी मिल्क के अंदर प्रेजेंट होता है। ये जो केसीन है दिस इज एक्चुअली अ प्रोटीन। तो मिल्क के अंदर दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, लैक्टोज एंड केसीन। इन्हीं दोनों को चेंज करके बैक्टीरिया इसको कर्ड में कन्वर्ट करेगा। अब बैक्टीरिया एक्चुअल में करता क्या है? जब बैक्टीरिया ग्रो करता है तो वो इस लैक्टोज या फिर शुगर को फर्मेंट करता है, इसको फीड करता है, फर्मेंट करता है। फर्मेंटेशन की वजह से जो लैक्टोज है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो लैक्टोज है ये एक एसिड मॉलिक्यूल लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे लगातार लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होगा, तो लैक्टिक एसिड एक माइल्ड एसिड है, लेकिन एसिड है, तो एसिड होने की वजह से जो पीएच होगा कर्ड का वो डिक्रीज होता जाएगा, मतलब पीएच एसिडिक बनता जाएगा। और एसिडिक पीएच के अंदर में जो प्रोटीन है वो डीनेचर होना स्टार्ट हो जाता है। जब एसिडिक पीएच होता है तो इससे रिजल्ट क्या निकल करके आता है कि भाई जो हमारे पास केसीन नाम का प्रोटीन है, मिल्क प्रोटीन, वो डीनेचर होने लगता है। डीनेचर होने का मतलब कि जो प्रोटीन है अभी तक सॉल्यूबल फॉर्म में मिल्क में प्रेजेंट था, लेकिन वो डीनेचर होकर के कोआगुलेट होने लगता है, क्लस्टर होने लगता है, वो जगह जगह पर इकट्ठा होने लगता है। और उसके क्लस्टर होने की वजह से जो मिल्क के अंदर सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर आता है, वो कर्ड के अंदर जो सेमी सॉलिड टेक्सचर आता है वो किसकी वजह से आता है? ड्यू टू कोएगुलेशन और डीनेचुरेशन ऑफ केसीन प्रोटीन। तो इस तरह से जो हमारे पास मिल्क एक लिक्विड फॉर्म में था उससे सेमी सॉलिड कर्ड मिलता है,
और उसका जो टेस्ट आता है वो लैक्टिक एसिड की वजह से डेवलप होता है। मिल्क के क्या क्या, जो कर्ड बना है उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। अगर हम कर्ड की बात करें तो कर्ड ज़्यादा बेनिफिशियल प्रोडक्ट है एज कंपेयर्ड टू मिल्क। तो कर्ड के अंदर ऐसे क्या प्रॉपर्टीज़ हैं जो उसको मिल्क से भी ज़्यादा बेनिफिशियल बनाती हैं। तो पहली प्रॉपर्टी होता है कि इट इज़ ईजी टू डाइजेस्ट। जो कर्ड है वो मिल्क के कंपैरिजन में ईजी है डाइजेस्ट करने के लिए, क्योंकि उसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो सिंप्लीफाई हो चुके हैं। जो प्रोटीन है वो पार्शली डाइजेस्ट हो चुका है, जो लैक्टोज है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे पार्शल डाइजेशन हो जाता है मिल्क कंपोनेंट्स का, जिसकी वजह से हमारे गट को कम काम करना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल होता है बेनिफिशियल माइक्रोब प्रोवाइड करना। कर्ड के अंदर में कुछ बेनिफिशियल बैक्टीरिया, हमारे बॉडी के लिए यूजफुल बैक्टीरिया जो होते हैं, जिनको हम बोलते हैं बेनिफिशियल माइक्रोब्स या फिर बेनिफिशियल बैक्टीरिया, कर्ड हमको वो प्रोवाइड करती है। तो कर्ड जो दूसरा बेनिफिट प्रोवाइड करती है वो है बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द फॉर्म ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये हमारे गट में रिसाइड करते हैं, हमारे गट में रहते हैं, और गट में रहने के बाद में ये हमें बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। डिजीज कॉजिंग अगर कोई दूसरा माइक्रोब हमारी गट में एंटर करता है तो उसको फाइट करते हैं, उसको किल कर देते हैं। तो दूसरा बेनिफिट है हमारे गट में ये जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है ये हमें डिजीज से बचाता है। क्योंकि कर्ड के अंदर में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है, माइक्रोब्स हैं जो हमें डिजीज से बचाते हैं, इसीलिए कर्ड को प्रोबायोटिक बुलाया जाता है। प्रोबायोटिक फूड, प्रोबायोटिक फूड का मतलब होता है कि ऐसा फूड जो हमें बेनिफिशियल माइक्रोब प्रोवाइड करता है। तीसरा जो बेनिफिट है कर्ड का वो है विटामिन B12 का कंटेंट कर्ड में मिल्क के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं जो हमें एडिशनली कर्ड खाने से मिलते हैं। कर्ड के बाद में जो दूसरा प्रोडक्ट हमें समझना है दैट इज चीज़। अगर हम अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात करें तो चीज़ एक ऐसा हाउस होल्ड प्रोडक्ट है जो हज़ारों सालों से लगभग ह्यूमंस यूज़ करते हुए आ रहे हैं। और चीज़ को बनाने में बैक्टीरियल फर्मेंटेशन, फंगल फर्मेंटेशन का इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि जो माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, अलग अलग तरह के चीज़ को बनाने के लिए अलग अलग बैक्टीरिया और फंजाई का इस्तेमाल कई हज़ारों सालों से यूज़ होता हुआ आ रहा है। इसीलिए हम चीज़ को ओल्डेस्ट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट बोलते हैं। अगर हम चीज़ की बात करें तो दुनिया का ओल्डेस्ट फर्मेंटेशन प्रोडक्ट, जिसमें हम फर्मेंटेशन प्रोसेस, माइक्रोबियल डाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे सबसे पुराने, सबसे पहले चीज़ ही वो उत्पाद होता है। अब चीज़ को बनाने के लिए हमें अलग अलग तरह के माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसी के बेसिस पे डिफरेंट टाइप के चीज़ प्रोड्यूस होते हैं। जो दुनिया में अलग अलग तरह के चीज़ मिलते हैं, उनके फ्लेवर में, उनके टेक्सचर में, उनके टेस्ट में फ़र्क दिखाई पड़ता है। और वो जो मेन फ़र्क दिखाई पड़ता है वो किसकी वजह से है कि किस तरह का माइक्रोब हमने यूज़ किया है। क्योंकि चीज़ हमेशा बनता तो मिल्क से ही है, उसका रॉ मटेरियल तो हर चीज़ का मिल्क होता है, लेकिन फिर भी डिफरेंट टाइप के जो चीज़ हैं वो डिफरेंट टेस्ट करते हैं, डिफरेंट तरह से दिखाई पड़ते हैं बिकॉज ऑफ माइक्रोब्स। तो चीज़ जो पाया जाता है वो डिफरेंट टाइप्स का है बेस्ड ऑन टाइप ऑफ माइक्रोब यूज्ड। जो उसके फर्मेंटेशन के लिए, प्रिपरेशन के लिए किस तरह का माइक्रोब यूज़ किया गया है उसके बिहाफ पे दुनिया भर में अलग अलग तरह की चीज़ फेमस है। और इन डिफरेंट टाइप के चीज़ का टेक्सचर भी आपको अलग अलग दिखाई पड़ेगा, टेस्ट भी अलग दिखाई पड़ेगा और फ्लेवर भी अलग दिखाई पड़ता है। कुछ फेमस टाइप के जो चीज़ हैं जिनकी बात एनसीईआरटी करती है उसमें सबसे पहला है स्विस चीज़। दुनिया का सबसे फेमस चीज़ स्विस चीज़। ये जो स्विस चीज़ है इसको बनाया जाता है एक बैक्टीरिया की मदद से जिसका नाम है प्रोपिनियो बैक्टीरियम। जिस बैक्टीरिया से इसको बनाया जाता है उस बैक्टीरिया का नाम है प्रोपियोनाई बैक्टीरियम। इस बैक्टीरियम की खास बात है कि जब ये ग्रो करता है तो बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में CO2 का रिलीज करता है। जब भी इसको चीज़ को
प्रिपेयर करने के लिए हम इस माइक्रोब का इस्तेमाल करते हैं। तो इस माइक्रोब के ग्रोथ के दौरान बहुत ही हाई लार्ज अमाउंट में CO2 रिलीज करता है, और क्योंकि इतनी सारी गैस का रिलीज कर रहा है, इतना सारा CO2 रिलीज कर रहा है, तो जो चीज बनता है उसके अंदर में बड़े बड़े होल या फिर गैप क्रिएट हो जाते हैं। और ये जो होल और गैप्स चीज में क्रिएट होते हैं वो स्विस चीज के कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो अगर आप स्विस चीज कभी ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें बड़े बड़े लार्ज होल्स दिखाई पड़ते हैं, और वो लार्ज होल्स किसकी वजह से आते हैं? ड्यू टू CO2 प्रोडक्शन। इतना ज़्यादा CO2 प्रोडक्शन ये बैक्टीरिया करता है कि उस चीज़ के अंदर में बड़े बड़े होल या फिर गैप्स दिखाई पड़ते हैं। दूसरा जो चीज़ हमें पढ़ना है दैट इज रॉकफोर्ट चीज़। रॉकफोर्ट चीज़, रॉकफोर्ट चीज़ एक बहुत ही पर्टिकुलर कलर का या फिर बहुत ही पर्टिकुलर टेक्सचर का दिखाई पड़ता है, जिसमें ब्लू कलर की लाइनिंग्स या ब्लू कलर के डॉट्स आपको उस चीज़ में दिखाई पड़ेंगे। ये रॉकफोर्ट चीज़ को बनाने के लिए एक माइक्रोब फंजाई का इस्तेमाल किया जाता है जिसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। तो जो माइक्रोब यहाँ पर यूज़ किया जाता है, जो फंजाई यहाँ पे यूज़ किया जाता है इसको बनाने के लिए, उसका नाम है पेनिसिलियम रॉकफोर्टाई। और इसी माइक्रोब, इसी फंगस के नाम पे जो चीज़ ऑब्टेन होता है वो हमें दिखाई पड़ता है। इस पर्टिकुलर चीज़ का एक पर्टिकुलर टेक्सचर होता है जिसमें ब्लू मार्किंग्स इस चीज़ में आपको दिखाई पड़ेंगी। चीज़ के बाद में हमारे पास तीसरा प्रोडक्ट है जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट है, इंडिया में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, विनेगर, सिरका। अगर आपने विनेगर को बनते हुए देखा हो या किसी से सुना होगा तो डिफरेंट टाइप के फ्रूट जूस, जो फ्रूट्स के जूस होते हैं उनका इस्तेमाल करके विनेगर बनाया जाता है। अब फ्रूट जूस में ऐसा क्या है जो विनेगर में कन्वर्ट होता है? ये फ्रूट जूस के अंदर में भर भर के स्टार्च प्रेजेंट होता है, कार्बोहाइड्रेट या शुगर प्रेजेंट होती है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। ये जो शुगर है, ये जो स्टार्च है, इसको फर्मेंट किया जाता है यूजिंग ईस्ट का इस्तेमाल करके। शुगर को हम फर्मेंटेशन के अंदर डालते हैं, और फर्मेंटेशन किसकी मदद से किया जाता है? ईस्ट की मदद से। आपको 11th क्लास का रेस्पिरेशन चैप्टर याद होगा। जब ईस्ट एनारोबिक कंडीशन में ग्रो करता है तो वो एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करता है, और एल्कोहलिक फर्मेंटेशन करके ये एक पर्टिकुलर टाइप का एल्कोहल बनाता है, इथेनॉल। तो ईस्ट फर्मेंटेशन परफॉर्म करता है और फर्मेंटेशन परफॉर्म करके इसको कन्वर्ट कर देता है इथेनॉल में, 2 कार्बन के कंपाउंड में। एक बार जब इथेनॉल बन गया तो इस पे एक दूसरे टाइप का बैक्टीरिया वर्क करता है जिसका नाम है एसिटोबैक्टर एसिटाई। यहाँ पर एक और बैक्टीरिया एक्ट करता है, एसिटोबैक्टर एसिटाई। ये जो बैक्टीरिया है ये अल्कोहल को फर्दर कन्वर्ट कर देता है एसिटिक एसिड में। तो अल्कोहल या फिर इथेनॉल को ये किस में कन्वर्ट कर देता है? एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देता है। और जो एसिटिक एसिड है इसकी वजह से विनेगर को उसका कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट ऑब्टेन होता है। तो ये हो गया विनेगर प्रोडक्शन। नेक्स्ट है अल्कोहल प्रोडक्शन। अभी हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो हम ऐसा अल्कोहल प्रोडक्शन की बात करेंगे जो नेचुरली परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि अल्कोहल प्रोडक्शन नेचुरली भी किया जा सकता है और इंडस्ट्रियल स्केल पे, बड़े स्केल पे भी किया जा सकता है। लेकिन अभी हम हाउस होल्ड प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, तो घर के लेवल पे या डोमेस्टिक लेवल पे अल्कोहल, इथेनॉल का प्रोडक्शन कैसे किया जाता है माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके, वो समझना है। तो चौथा पॉइंट है, चौथा प्रोडक्ट है अल्कोहल। अल्कोहल बनाने के लिए जिस माइक्रोब का यूज किया जाता है विच इज ईस्ट, जिसको सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी कह करके बुलाया जाता है। ये एक तरह का यूनिसेल्युलर फंजाई है। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी करता क्या है? किसी भी शुगर सोर्स, इसको एक शुगर का सोर्स, एक ग्लूकोज का सोर्स चाहिए होता है, उस ग्लूकोज के सोर्स या फिर शुगर के सोर्स को ये फर्मेंट कर देता है, और फर्मेंटेशन करने के बाद में उसको अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। इसको बोलते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो यहाँ पे ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रोड्यूस कर देता है।
बट प्रॉब्लम ये है कि अल्कोहल जो है ये किसी भी लिविंग सेल के लिए हाई कंसंट्रेशन में टॉक्सिक हो जाता है। अल्कोहल हमारे हैंड सैनिटाइजर में इस्तेमाल किया जाता है बैक्टीरिया को मारने के लिए। अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करोगे तो आपकी स्किन के जो सेल हैं उसको भी किल करने लगता है। इसका मतलब अल्कोहल किसी भी सेल के लिए हार्मफुल होता है एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन के बाद। जो ईस्ट इसको प्रोड्यूस कर रहा है वो ईस्ट भी मैक्सिमम 13% अल्कोहल कंसंट्रेशन तक सर्वाइव करता है। 13% अल्कोहल कंसंट्रेशन होने के बाद में ईस्ट की डेथ हो जाती है। इसका मतलब जितने भी नेचुरल फर्मेंटेशन से हम बीवरेज बनाते हैं जिसमें इथेनॉल प्रोड्यूस होता है, मैक्सिमम इथेनॉल कंसंट्रेशन 13% तक जा सकती है। ये मैक्सिमम है क्योंकि इस कंसंट्रेशन पर ईस्ट का थ्रेशोल्ड आ जाता है, वो यहाँ पे डाई आउट हो जाता है। तो ये हो गया इथेनॉल या फिर अल्कोहल। ट्रेडिशनल ड्रिंक्स की बात करें, अगर हम अल्कोहल की ही बात करें तो इसमें बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं जिनको फर्मेंट किया जाता है। ट्रेडिशनल ड्रिंक्स जो पुराने ज़माने के टाइम से लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनको फर्मेंट किया जाता है ईस्ट की मदद से, और फर्मेंट करने के बाद में उनको बीवरेज या फिर अल्कोहलिक ड्रिंक की फॉर्म में हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक काफ़ी फेमस ड्रिंक है टोडी। साउथ इंडिया के अंदर में एक पेड़ मिलता है टोडी पाम, एक पेड़ पाया जाता है, उस पेड़ का नाम है टोडी पाम। इस टोडी पाम का जो सैप निकलता है, जो जूस निकलता है इस पर्टिकुलर प्लांट का, उस सैप को, उस जूस को कलेक्ट करते हैं और उस जूस को फर्मेंट करते हैं और फर्मेंट कराकर उसमें अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये जो टोडी बनने वाला है वो एक टोडी पाम सैप के फर्मेंटेशन से बनता है और इसका फर्मेंटेशन करके हमें टोडी मिलता है। क्योंकि ये नेचुरल फर्मेंटेशन के थ्रू बन रहा है तो जो अल्कोहलिक परसेंटेज टोडी के अंदर में रहता है वो बहुत ही माइल्ड अल्कोहल परसेंटेज रहता है। तो ऐसा नहीं है कि टोडी के अंदर में अल्कोहल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन माइल्ड अल्कोहलिक बीवरेज ये बन जाता है और इसको ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ में ड्रिंक किया जाता है। बहुत सारी ऐसी सोसाइटीज़ भी हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स को फर्मेंट किया जाता है। जिसमें अगर हम एशिया की बात करें, ईस्ट एशिया की, तो उसमें कई सारे प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट्स को फर्मेंट करके अलग अलग तरह के एडिबल आइटम्स बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें बैम्बू शूट को फर्मेंट किया जाता है, जो यंग बैम्बू शूट्स होती हैं उनको भी फर्मेंट किया जाता है। फिश को फर्मेंट किया जाता है, सोयाबीन को फर्मेंट किया जाता है, एटसेट्रा। तो बहुत सारी ऐसी एनिमल और प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जिनको फर्मेंट करके कुछ नेक्स्ट प्रोडक्ट या फिर अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो उसमें आता है हमारा ब्रेड। ब्रेड मेकिंग के दौरान जो हम आटा बनाते हैं, जो डो बनाते हैं, उसको डायरेक्ट यूज़ करने की बजाय पहले उसको फर्मेंट किया जाता है ताकि वो सॉफ्ट बनाया जा सके। जब डो सॉफ्ट बनेगा तो जो ब्रेड बनाएंगे हम उस डो से वो भी हमारे सॉफ्ट बनने वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, इस डो में ईस्ट डालते हैं। अब ईस्ट क्या करता है, फर्मेंटेशन करता है, CO2 रिलीज करता है। CO2 रिलीज करने की वजह से ये फ्लफी हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। तो हमारे पास में सॉफ्ट डो मिलता है और इस सॉफ्ट डो से सॉफ्ट ब्रेड आगे चल करके बनाया जा सकता है। ये जो ईस्ट है इसी का नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। इसीलिए ईस्ट या फिर सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को बेकर्स ईस्ट कह करके भी बुलाते हैं, बेकर्स ईस्ट। जैसे हमने ब्रेड बनाया उसी तरह से इडली और डोसा बनाने के लिए भी हमें एक बैटर बनाना पड़ता है। इडली डोसा बनाने के लिए हमें क्या बनाना पड़ता है, एक बैटर बनाना पड़ता है। अब ये जो बैटर है इसको भी फर्मेंट करना पड़ता है। इसको फर्मेंट करने के लिए एक बैक्टीरिया होता है ल्यूकोनोस्टॉक। ये जो बैक्टीरिया है ये इस बैटर को फर्मेंट करेगा। फर्मेंट करने पर CO2 गैस रिलीज करेगा। जब ये CO2 गैस रिलीज करता है तो ये बैटर क्या होता है, सॉफ्ट बन जाता है।
और इसकी वजह से जो इडली और डोसा हम बनाएंगे वो भी काफ़ी सॉफ्ट बनते हैं। तो ये भी हमारे हाउस होल्ड प्रोडक्ट में माइक्रोबियल आता है। और इनके फर्मेंटेशन में डिफरेंट टाइप के माइक्रोब्स का भी इस्तेमाल होता है। कहीं पे फंजाई का इस्तेमाल हो रहा है, कहीं पे बैक्टीरिया का। बैक्टीरिया में भी अलग अलग स्पीसीज, फंजाई में भी अलग अलग स्पीसीज का इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे हमारे पास में हाउस होल्ड प्रोडक्ट की हमने बात की, जिनके अंदर माइक्रोबियल कॉन्ट्रीब्यूशन, माइक्रोब अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इंडस्ट्रियल स्केल पे कितने प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम माइक्रोब्स की मदद से बनाते हैं। सिर्फ हाउस होल्ड लेवल पे माइक्रोब्स का इस्तेमाल नहीं है, आज के लेवल पे बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं जिनको मार्केट में बना करके बेचा जाता है, प्रॉफिट कमाया जाता है। उन प्रोडक्ट्स को भी माइक्रोबियल फर्मेंटेशन या माइक्रोब्स की मदद से ही क्रिएट किया जाता है। तो जो सेकेंड टॉपिक है हमारा वो है माइक्रोब्स का कंट्रीब्यूशन इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स अगर हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की बात करें, इंडस्ट्री लेवल पर बात करें, तो इंडस्ट्री लेवल पर प्रोडक्ट बनाने का मेन एम होता है उसको मार्केट में बेचना और एक अच्छा पैसा, एक अच्छा रिटर्न वापस एक्सपेक्ट करना। ये तभी मिल पाएगा जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक बड़े लेवल पे करते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हमेशा एक बहुत ही बड़े लेवल पे किया जाता है। अब इतने बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ स्पेशल कंटेनर्स की ज़रूरत होती है, बड़े बड़े वेसल की ज़रूरत होती है, जिन कंटेनर्स को बोला जाता है फर्मेंटर्स। तो ये जो कंटेनर्स हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए हमें कुछ स्पेशल कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है और उन कंटेनर्स को बोला जाता है फर्मेंटर्स। फर्मेंटर्स, इन फर्मेंटर्स के अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को फर्मेंट करके डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। बहुत ही लार्ज साइज के होते हैं जिसमें बहुत ही बड़ा वॉल्यूम ऑफ कल्चर मीडिया हम प्रोसेस कर सकते हैं एक ही बार में। पहला प्रोडक्ट है जो इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाया जाता है माइक्रोब को इस्तेमाल करके, बीवरेजेस। बीवरेजेस, बीवरेजेस ऐसी ड्रिंक को बुलाया जाता है जो अल्कोहलिक कंटेंट जिनके अंदर पाया जाता हो। तो बहुत सारे ऐसे बीवरेजेस हैं, अल्कोहलिक ड्रिंक्स हैं जिनको इंडस्ट्रियल लेवल पे माइक्रोब की मदद से बनाया जाता है। जो माइक्रोब यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा फर्मेंटेशन करवाने के लिए वो माइक्रोब है ईस्ट, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी, ये जो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी है इसका प्रोडक्ट अभी हमने जब इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड प्रोडक्ट की जब हम बात कर रहे थे तो ब्रेड इंडस्ट्री में ब्रेड बनाने के लिए जब आटा गूंदा जाता है तो उसको फ्लफी करने के लिए उसमें ईस्ट पुट किया जाता है। ईस्ट क्या करता है, उस ब्रेड को फ्लफी बना देता है, जिससे उससे ब्रेड बनाने में, उस आटे से ब्रेड जब बनता है तो ब्रेड काफ़ी सॉफ्ट बनता है। और सेम जो ईस्ट है उसको हम अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में भी यूज़ कर रहे हैं। इसी वजह से इस ऑर्गेनिज्म का, ईस्ट का, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी को दो नाम मिलते हैं, बेकर्स ईस्ट एंड ब्रीवर्स ईस्ट। इसी का दूसरा नाम होता है ब्रीवर्स ईस्ट, क्योंकि ये अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने में काम आ रहा है। सेम ईस्ट, यही स्पीसीज ऑफ फंजाई जो है वो ब्रेड बनाने में भी काम आ रही थी, बेकरी इंडस्ट्री में काम आ रही थी, तो वहां पे इसी का नाम पड़ता है बेकर्स ईस्ट। तो दोनों नाम, बेकर्स ईस्ट और ब्रीवर्स ईस्ट, सेम ऑर्गेनिज्म को दिए जाते हैं। अब जो अल्कोहलिक ड्रिंक हम इंडस्ट्रियल स्केल पे बनाते हैं उनके लिए अलग अलग तरह का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, अलग अलग टाइप की प्रोसेसिंग की जाती है, उनको आगे कैसे हम हैंडल करते हैं, उनमें कौन से प्रोसेस लगा करके उनको डील करते हैं, तो उनकी प्रोसेसिंग भी अलग होती है और जो रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करने वाले हैं वो भी अलग होता है। इसके बिहाफ पे कई सारी डिफरेंट टाइप की बीवरेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं, जिसको हम दो बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं। पहला है रॉ मटेरियल और दूसरा है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में सबसे इंपॉर्टेंट होता है डिस्टिलेशन।
डिस्टिलेशन का मतलब है जब हम किसी चीज को कंसंट्रेट करते हैं। भाई नेचुरली जितने भी फर्मेंटेड बिवरेजेस होंगे उनमें अल्कोहलिक कंटेंट मैक्सिमम 13% हो सकता है, बट जो मार्केट में अल्कोहल आपको मिलती है क्या उसके अंदर सिर्फ 13% होता है मैक्सिमम? नहीं, उसमें 13% से कई ज्यादा अल्कोहलिक ड्रिंक होती है, मतलब उसके अंदर में अल्कोहलिक कंटेंट कई ज्यादा होता है। तो वो अल्कोहलिक कंटेंट 13% से आगे हम कैसे बढ़ाते हैं? थ्रू डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन एक प्योरिफिकेशन टेक्निक है जिसकी मदद से हम अल्कोहल को कंसंट्रेट करते हैं। तो डिस्टिलेशन का इस्तेमाल किया गया है या डिस्टिलेशन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसके बिहाफ पे भी हम अल्कोहलिक ड्रिंक बिवरेजेस को क्लासिफाई करेंगे और रॉ मटेरियल के बिहाफ पे भी क्लासिफाई करेंगे। पहले हम बात करते हैं जो रॉ मटेरियल होना चाहिए अल्कोहलिक ड्रिंक बनाने के लिए, उस रॉ मटेरियल में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। रॉ मटेरियल के अंदर में शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि इसी शुगर मॉलिक्यूल का इस्तेमाल करके ईस्ट इसको फर्मेंट करेगा, फर्मेंट करके अल्कोहल या इथेनॉल में कन्वर्ट करता है। अब जो रॉ मटेरियल जिसके अंदर हाई शुगर कंटेंट हो, ऐसा रॉ मटेरियल दो डिफरेंट फॉर्म में इस्तेमाल किया जा सकता है। या तो फ्रूट जूस, जितने भी फ्रूट्स के जूस होते हैं इनमें सिंपल शुगर ग्लूकोज पाया जाता है। ग्लूकोज जो सिंपल शुगर है फ्रूट जूसेस में भर भर के मिलता है, तो इसको फर्मेंट कराना बहुत ईजी होता है। जो दूसरा रॉ मटेरियल, दूसरे टाइप का रॉ मटेरियल इस्तेमाल किया जा सकता है वो है माल्टेड सीरियल्स। माल्टेड सीरियल्स, सीरियल्स मतलब होता है अनाज के दाने, जो अलग अलग तरह के अनाज के दाने मिलते हैं उसको बोलते हैं सीरियल। अब यहां पे एक वर्ड आ रहा है माल्टेड। इस माल्टेड का मतलब क्या है? इस माल्टेड का मतलब है कि एक प्रोसेसिंग होती है जिसमें ग्रेन्स के जो कॉम्प्लेक्स फूड है, किसी भी सीड में, किसी भी ग्रेन के अंदर में अर्ली स्टेज में जो फूड स्टोर होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड की फॉर्म में, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। लेकिन फिर इसको हमें प्रोसेस करना पड़ता है, माल्ट करना पड़ता है, और जब इसमें हम माल्टिंग करते हैं तो जो कॉम्प्लेक्स फूड स्टार्च की फॉर्म में प्रेजेंट था वो सिंपल फूड ग्लूकोज की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सीड बना है इसको बोलते हैं माल्टेड सीरियल। कभी भी जब हम फर्मेंटेशन करवाने जाते हैं तो डायरेक्ट सीरियल्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम माल्टेड सीरियल का इस्तेमाल वहां पे करने वाले हैं। जो ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे वो कौन सा? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, अब बात करते हैं डिफरेंट टाइप के अल्कोहलिक ड्रिंक्स जो डिस्टिलेशन और प्रोसेसिंग के तौर पे बनाई जाती है। सबसे पहला आता है वाइन, दूसरा है बियर। जो वाइन को प्रिपेयर करने का रॉ मटेरियल है और जो बियर को प्रिपेयर करने का रॉ मटेरियल है वो डिफरेंट है। वाइन को फ्रूट जूस से प्रिपेयर किया जाता है, जो फ्रूट जूस है उसको फर्मेंट करके वाइन बनाई जाती है। वहीं पर अगर हम बियर की बात करें तो माल्टेड ग्रेन्स, जो माल्टेड सीड ग्रेन्स होते हैं, सीरियल्स होते हैं, उनकी मदद से बनाया जाता है। इन दोनों को बनाते टाइम डिस्टिलेशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इन दोनों को बनाते टाइम जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। क्योंकि डिस्टिलेशन यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया गया तो इनके अंदर में अल्कोहल का कंटेंट काफ़ी कम रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे अल्कोहल कंसंट्रेशन कम देखने को मिलेगी। दो बाकी ड्रिंक्स हैं जिनको डिस्टिलेशन की मदद से बनाया जाता है, अब हम उनके बारे में बात करते हैं। ब्रांडी, विस्की और रम। जो रॉ मटेरियल ब्रांडी को बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं वो भी फ्रूट जूस हैं। यहाँ पे भी फ्रूट जूस का इस्तेमाल किया जाता है। विस्की की बात करें तो माल्टेड ग्रेन्स, तो यहाँ पे क्या यूज किए जाते हैं? माल्टेड ग्रेन्स का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं पे अगर हम रम की बात करते हैं तो रम के लिए एक स्पेशल फ्रूट जूस या स्पेशल टाइप का शुगर कंटेंट, शुगर केन जूस ही इस्तेमाल किया जाता है। जो शुगर केन का जूस है सिर्फ वो इस्तेमाल किया जाता है रम के लिए। इसके अलावा शुगर केन जूस के बाई प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल स्केल पर जब शुगर केन को इस्तेमाल किया जाता है तो कुछ बाई प्रोडक्ट बचता है जिसको बोलते हैं मोलेसेस।
मोलेसिस शुगर इंडस्ट्री का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, लेकिन इसके अंदर में भी शुगर केन का जूस है वो प्रेजेंट होता है। इस मोलासिस का इस्तेमाल करके भी रम बनाई जा सकती है। अब अगर प्रोसेसिंग की बात करें तो इन तीनों को बनाते टाइम डिस्टिलेशन प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों को बनाते टाइम जो डिस्टिलेशन प्रोसेस है, प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि इन तीनों के दौरान डिस्टिलेशन प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है, इसी वजह से इनका जो अल्कोहल कंटेंट है वो वाइन और बियर से ज़्यादा दिखाई पड़ता है। मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो रम के अंदर में अल्कोहल कंटेंट मैक्सिमम पाया जाता है, वहीं पर जो वाइन है उसके अंदर में अल्कोहलिक कंटेंट मिनिमम पाया जाता है। तो ये कुछ डेटा हैं जो आपको डायरेक्ट याद रखने। उसमें भी मेन डाटा जो एनसीईआरटी में है वो डिस्टिलेशन और नॉन डिस्टिलेशन की मदद से कौन से बीवरेजेस बनते हैं इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अल्कोहलिक ड्रिंक्स के बाद में जो दूसरा इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है जो आपको याद रखना है, दैट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स, जब भी हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कई बार हमें एंटीबायोटिक सजेस्ट करता है। अब वो एंटीबायोटिक करता क्या है, एंटीबायोटिक हमारी बॉडी में जाता है और जो पैथोजन है, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब है, उसको किल कर देता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक एक्चुअल में एक ग्रीक वर्ड है जिसमें एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोटिक का मतलब होता है लाइफ। तो एंटीबायोटिक एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो अगेंस्ट द लाइफ है, लेकिन किसकी लाइफ के, पैथोजन के रेस्पेक्ट में। अगर हम ये टर्मिनोलॉजी देखें तो किसके रेस्पेक्ट में हम बात कर रहे हैं, पैथोजन के रेस्पेक्ट में, क्योंकि ये पैथोजन को किल करता है। लेकिन पैथोजन को किल करने के बाद में किसकी लाइफ बचाता है, ह्यूमंस की लाइफ बचाता है, हमारी लाइफ बचाता है। तो अगर कभी क्वेश्चन में हमारे रेफरेंस के हिसाब से एंटीबायोटिक्स का करेक्ट नेम पूछा जाए तो हमारे रेफरेंस के हिसाब से एंटीबायोटिक्स प्रोबायोटिक होते हैं, क्योंकि फॉर ह्यूमंस जो एंटीबायोटिक्स हैं उनकी डेफिनेशन प्रोबायोटिक की फॉर्म में होनी चाहिए, मतलब फॉर लाइफ, जो लाइफ को प्रमोट करते हैं, हार्मफुल पैथोजन को मारते हैं और ह्यूमंस की लाइफ को प्रोलॉन्ग करते हैं, प्रोबायोटिक की तरह काम करते हैं। अब एंटीबायोटिक्स होते क्या हैं, एंटीबायोटिक्स कुछ ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं जिनको कोई एक पर्टिकुलर माइक्रोब रिलीज करता है और उसकी मदद से हम अपने ह्यूमन पैथोजन, जो हमारी बॉडी में डिजीज करने वाले पैथोजन हैं, उनको किल करते हैं। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स हैं दैट आर सिक्रीटेड बाय, कौन सिक्रीट करता है इनको, सिक्रीटेड बाय सम माइक्रोब्स, कुछ माइक्रोब्स ही इनका सिक्रीशन करते हैं। जैसे बैक्टीरिया सिक्रीट करते हैं एंटीबायोटिक का, फंजाई सिक्रीट करता है एंटीबायोटिक को, और इनका इस्तेमाल हम ह्यूमन पैथोजन को किल करने के लिए करते हैं, यूज टू किल अनदर माइक्रोब्स। और ये वाला जो माइक्रोब है जिसको हम मारने वाले हैं, ये क्या होना चाहिए, ह्यूमन पैथोजन। तुम अपने हिसाब से हमारे पैथोजन को मारते हैं इस पर्टिकुलर केमिकल की मदद से, इसी को बोलते हैं एंटीबायोटिक। जो दुनिया का सबसे पहला एंटीबायोटिक है और आज भी बहुत ज़्यादा फेमस है, पेनिसिलिन। ये जो पेनिसिलिन है इसकी डिस्कवरी भी काफ़ी एक्सीडेंटल डिस्कवरी है और आज के टाइम पर तो इतने सारे एंटीबायोटिक्स हैं कि मेडिकल फील्ड एंटीबायोटिक्स के ऊपर पूरी तरह से डिपेंडेंट है। अगर हम पहले एंटीबायोटिक की बात करें, पेनिसिलिन की बात करें, तो उसकी डिस्कवरी कैसे हुई थी, किस साइंटिस्ट ने उसकी डिस्कवरी की थी, वो सारी चीज़ें हमें समझनी है। फर्स्ट एंटीबायोटिक की जो डिस्कवरी थी वो परफॉर्म की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक फिजियोलॉजिस्ट ने। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक फिजियोलॉजिस्ट ने, ये अपनी लैब में काम करते थे और अपनी लैब में काम करते टाइम वो एक बार ये किसी बैक्टीरिया पर वर्क कर रहे थे। उस बैक्टीरिया पे वर्क करते टाइम ये बैक्टीरियल कल्चर परफॉर्म करते हैं, बैक्टीरियल कल्चर। अच्छा, ये जो बैक्टीरियल कल्चर ये परफॉर्म कर रहे थे, वो कल्चर प्लेट, इस तरह की एक ग्लास प्लेट होती है और इस ग्लास प्लेट के अंदर में बैक्टीरिया को ग्रो कर रहे थे। एक दिन ऐसा आया, एक पर्टिकुलर टाइम में ये अपने कल्चर प्लेट्स को वॉश करना भूल गए और बिना वॉश किए ये
अपनी लैब से कुछ दिनों के लिए बाहर चले गए, दूर चले गए। जब ये वापस आते हैं अपनी लैब के अंदर में, तो ये देखते हैं कि कुछ कल्चर प्लेट्स जिसमें ये नॉर्मली बैक्टीरिया को ग्रो करते थे, उन कल्चर प्लेट्स में एक फंगल मोल्ड डेवलप होना स्टार्ट हो गया। उन कल्चर प्लेट में क्या डेवलप होना स्टार्ट हो गया? एक फंगल मोल्ड डेवलप करना स्टार्ट कर गया, एक फंगस डेवलप करना स्टार्ट कर गया। एक और यूनिक चीज इन्हें दिखाई पड़ी कि जिन भी बैक्टीरियल कल्चर प्लेट में ये फंगस ग्रो कर रहा था, उनके आसपास जितने भी बैक्टीरिया सेल थे वो सारे मर चुके थे। तो जहां पर भी ये फंगस ग्रो कर रहा था, जिन भी प्लेट में, उनके अंदर में बैक्टीरियल सेल कंप्लीटली मर चुके थे। तो इन्होंने ये पता करने की कोशिश की कि ये जो फंगस है उसने किस तरह से इन बैक्टीरिया को किल किया। तो इनको दिखाई पड़ा कि ये फंगस जो था, जिसका नाम पेनिसिलियम नोटेटम, ये जो फंगस मोल्ड था वो किस ऑर्गेनिज्म का था? पेनिसिलियम नोटेटम। ये पेनिसिलियम नोटेटम एक केमिकल मॉलिक्यूल सिक्रीट कर रहा था और वो केमिकल मॉलिक्यूल बैक्टीरिया को किल कर दे रहा था। ये एक पर्टिकुलर केमिकल सिक्रीट कर रहा था और वो केमिकल मॉलिक्यूल बैक्टीरिया को किल कर दे रहा था। जो केमिकल मॉलिक्यूल ये सिक्रीट कर रहा था उसको अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने नाम दिया पेनिसिलिन। इसी पेनिसिलिन केमिकल को आज के तौर पे एंटीबायोटिक की फॉर्म में हम यूज करते हैं। भले से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने इस केमिकल मॉलिक्यूल को डिस्कवर कर लिया था, लेकिन वो कभी भी इसको कंप्लीटली प्योरीफाई नहीं कर पाए थे। इसको पूरी तरह से एक लार्ज क्वांटिटी में प्योरीफाई करने में वो इनकेपेबल थे। तो इसको प्योरीफाई और मार्केट करने का जो काम किया था, उसको प्रॉपर टेस्टिंग करने का जो काम किया था, वो दो अलग साइंटिस्ट थे, हॉवर्ड फ्लोरे एंड अर्नस्ट चेन। तो दो और साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इसके ऊपर में वर्क किया, पेनिसिलिन को एक्सट्रैक्ट किया, उसकी टेस्टिंग की। उनका नाम है हॉवर्ड फ्लोरे एंड अर्नस्ट चेन। इन्होंने पहली बार पेनिसिलिन को प्योरीफाई किया, लार्ज क्वांटिटी में उसकी टेस्टिंग की, और टेस्टिंग करने के बाद में पेनिसिलिन एक्चुअल में एंटीबायोटिक की तरह काम कर सकता है ह्यूमन बॉडी में, इसको पहली बार इन्हीं दोनों ने प्रूव किया। इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल, जो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक का इस्तेमाल वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान अमेरिकन सोल्जर्स जो घायल हो जाते थे, उन अमेरिकन सोल्जर्स को वुंड्स को ट्रीट करने में, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनके अंदर में डेवलप हो रहा था, उनको ट्रीट करने में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। इसी वजह से, इनके इस कंट्रीब्यूशन के वजह से 1945 में इन तीनों साइंटिस्ट को, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, फ्लोरी को और अर्नस्ट चेन, इन तीनों को नोबेल प्राइज दिया गया था इन मेडिसिन और फिजियोलॉजी में। तो इस तरह से पहली एंटीबायोटिक डिस्कवर। एंटीबायोटिक्स के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट माइक्रोब्स बनाते हैं, उसके अंदर में हम बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करने वाले हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जो लिविंग सिस्टम में, बायोलॉजिकल सिस्टम में अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं, कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें हम एंजाइम और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को इन्वॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे टॉपिक में अब आएगा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स, एंजाइम जो कि कैटलिस्ट की तरह वर्क करते हैं, और ऑर्गेनिक केमिकल्स, कुछ ऐसे केमिकल्स जो ऑर्गेनिक वर्ल्ड में, लिविंग वर्ल्ड में पाए जाते हैं। इसमें पहले हम बात करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिकल्स की। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिकल्स की। अगर हम ऑर्गेनिक केमिकल्स में देखें तो पहला आता है सिट्रिक एसिड। सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है एक फंगस एस्परजिलस नाइगर। एक फंगस है एस्परजिलस नाइगर, और ये फंगस बनाता है सिट्रिक एसिड। दूसरा जो एसिड हमें याद रखना है, दैट इज एसिटिक एसिड। हमने जब विनेगर खत्म किया था हाउस होल्ड प्रोडक्ट में, तब भी एसिटिक एसिड के बारे में बताया था कि एसिटिक एसिड को बनाने के लिए एक बैक्टीरिया एसिटोबैक्टर जो बैक्टीरिया है, ये रेस्पॉन्सिबल है। अगर पूरा नाम लिखे, इसकी स्पीसीज को भी इंक्लूड करें, तो एसिटोबैक्टर एसिटाई।
नेक्स्ट है ब्यूटायरिक एसिड। नेक्स्ट है ब्यूटायरिक एसिड। अब ये जो ब्यूटायरिक एसिड है इसको प्रोड्यूस करता है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम नाम का एक बैक्टीरियम। तो यहां पर भी एक बैक्टीरियम है क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम। तो ब्यूटाइलिकम से आप ब्यूटायरिक एसिड इसको याद रख सकते हैं। लैक्टिक एसिड सबसे इजी है याद रखना, इसके बारे में पहले भी बात हो चुकी है, लैक्टोबैसिलस या फिर लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो हमारे पास में है लैक्टिक एसिड, और लैक्टिक एसिड को बनाने का काम करता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जैसे कि लैक्टोबैसिलस। ये एसिड की बात हो गई। आपको 4 ही एसिड याद रखने हैं, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, ब्यूटायरिक एसिड एंड लैक्टिक एसिड। इसमें से हमने एसिटिक एसिड और लैक्टिक एसिड पहले ही कवर कर रखा है, खाली सिट्रिक एसिड और ब्यूटायरिक एसिड आपको याद रखना है। ऑर्गेनिक एसिड के बाद में ऑर्गेनिक एल्कोहल्स, इथेनॉल। तो इथेनॉल के बारे में तो हमने 2 बार पढ़ चुके हैं, हाउस होल्ड प्रोडक्ट में भी और इंडस्ट्रियल लेवल प्रोडक्ट में भी। एल्कोहल की बात करें, अगर इथेनॉल की बात करें, इथेनॉल या फिर इसी को हम बोल सकते हैं एल्कोहल। तो एल्कोहल प्रोड्यूस करने का काम है ईस्ट का, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी नाम के ईस्ट का। तो ये ऑर्गेनिक एल्कोहल इथेनॉल प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो ये कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स हो गए। केमिकल्स के बाद में हमारे पास एंजाइम की बारी आती है, जो बायो कैटलिस्ट हैं, जो किसी सेल की रिएक्शंस को फास्ट करते हैं, उस सेल में तेजी से रिएक्शन को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एंजाइम के अंदर में सबसे पहला एंजाइम हमें पढ़ना है लाइपेज, जो हमारे इंडस्ट्रियल लेवल पर ह्यूमन वेलफेयर में यूज किया जाता है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा। उसका नाम है लाइपेज। लाइपेज का नाम सजेस्ट कर रहा है कि ये लिपिड को डाइजेस्ट करता है। ये लिपिड को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। एज का मतलब होता है डाइजेस्टिव एंजाइम, और LIP का मतलब है लिपिड को डाइजेस्ट करने वाला। ये लिपिड डाइजेस्टिंग एंजाइम डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस, जो आजकल नए डिटर्जेंट फॉर्मुलेशंस आते हैं, नए टाइप के डिटर्जेंट्स आते हैं, उनके अंदर इस्तेमाल किया जाता है। ये डिटर्जेंट के अंदर में इस्तेमाल क्यों किया जाता है? क्योंकि कपड़ों के ऊपर जब भी ऑयल स्टेन, मान लो आपके कपड़ों पर ऑयल स्टेन गिर जाता है, अब ये जो ऑयल स्टेन है इसको नॉर्मल साबुन पानी से निकालना पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि ऑयल क्या होता है? लिपिड होता है, और लिपिड नॉन पोलर है। नॉन पोलर चीज को डायरेक्टली वाटर या फिर साबुन से निकालना पॉसिबल नहीं होगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? लाइपेज डिटर्जेंट में ऐड करेंगे। लाइपेज क्या करता है? इस ऑयल स्टेन को डायरेक्टली डाइजेस्ट कर देगा, इसको खत्म कर देगा। अगर डायरेक्टली इसको डाइजेस्ट कर देगा तो वो गायब हो जाएगा। तो इस तरह से ये कपड़ों को क्लीन करने में हेल्प करता है। एक और एंजाइम आपको याद रखना है, पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। ये पेक्टिनेज और प्रोटीएज एंजाइम क्या करते हैं? ये मार्केट में जो जूस मिलते हैं, अगर आपने मार्केट में मिलने वाले फ्रूट जूस पिए होंगे, तो वो फ्रूट जूस अंदर से काफ़ी ट्रांसपेरेंट होते हैं, क्लियर होते हैं। उनके अंदर में डेब्रिस या फिर जो डर्टीनेस होती है वो दिखाई नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपने घरों में कोई जूस बनाया होगा, फ्रूट जूस, तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स या फिर छोटे छोटे टुकड़े, फ्रेगमेंट्स आपको दिखाई पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इंडस्ट्रियल लेवल पे जो दुकानों में बिकने वाला जूस है, जो दुकान में बिकता है जूस, पैकेज्ड जूस है, उसको बनाने टाइम जो सेल के फ्रेगमेंट्स टूट के बच जाते हैं। भाई जूस बनाने के लिए हमें प्लांट सेल का फ्रेगमेंट करना पड़ेगा, तो प्लांट सेल के जो फ्रेगमेंट्स, जो लिपिड के बने होंगे, जो प्रोटीन के बने होंगे, पेक्टिन के बने होंगे, वो जो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स जूस के अंदर बच जाते हैं, जो उसको टर्बिड बनाते हैं, उसको ट्रांसपेरेंट या फिर एकदम क्लियर होने से रोकते हैं। तो इनको डाइजेस्ट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ पेक्टिनेज एंड प्रोटीएज। पेक्टिनेज पेक्टिन को डाइजेस्ट कर देगा और प्रोटीएज प्रोटीन को डाइजेस्ट कर देगा, और इसके बाद में ये जो जूस है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, जितनी भी टर्बिडनेस है वो खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमारे पैकेज्ड जूस एकदम क्लियर दिखाई पड़ते हैं। ये बात हो गई एंजाइम की, जो एडिबल प्रोडक्ट्स में यूज किए जाते हैं
अब एक और प्रोडक्ट है जो जो एक और एंजाइम है जो मेडिकल इमरजेंसी के दौरान यूज किया जाता है, स्ट्रेप्टोकाइनेज। स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम। ये स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से निकाला जाता है, उसी वजह से इसका नाम भी पड़ा हुआ है। तो ये किस बैक्टीरिया से निकाला जाता है? स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम। अब अगर ये बैक्टीरिया से निकाला गया है तो क्या ये डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में, हमारे बॉडी के अंदर में वर्क कर पाएगा? नहीं। ये जो एंजाइम है ये डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में वर्क नहीं कर सकता। इसको एक्सट्रैक्ट करने के बाद में इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ती है। सिर्फ एक्सट्रैक्ट करने से काम नहीं चलेगा, हमें इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करना पड़ेगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, और जब इसमें हम चेंजेस कर देंगे तो इसका फाइनल फॉर्म बनेगा जिसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं फॉर ह्यूमंस आफ्टर जेनेटिक इंजीनियरिंग। अब ह्यूमंस के अंदर में ये पर्टिकुलर एंजाइम किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? मेडिकल केसेस में ये यूज किया जाता है कोलॉट्स को निकालने के लिए। ये जो एंजाइम है ये किस तरह से यूज किया जाता है? हमारी ब्लड वेसल्स में क्लॉट बस्टर का काम करता है। हमारी ब्लड वेसल में अगर कभी भी कोई क्लॉट बन जाता है, कोई एक्यूमुलेशन बन जाता है, इस तरह का मान लीजिए कोई एक्यूमुलेशन बन गया जो ब्लड फ्लो को हाइंडर कर रहा है, ब्लड फ्लो को ईजिली नहीं होने दे रहा, तो इससे बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं हार्ट अटैक के, हार्ट के टिश्यू के डैमेज होने के चांस होते हैं, जिसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। तो हार्ट का टिश्यू डैमेज हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है। इन सारी चीज़ों से बचने के लिए इस पर्टिकुलर एंजाइम का यूज़ किया जाता है जो इस पर्टिकुलर क्लॉट को डाइजेस्ट कर देगा, ब्रेक कर देगा। इसको इसीलिए बोला जाता है क्लॉट बस्टर की तरह ये काम करता है। ये कुछ एंजाइम है जो डिटर्जेंट में, एडिबल प्रोडक्ट्स में और मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन में यूज़ किए जाते हैं। एंजाइम के बाद में हमें कुछ ऐसे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स के बारे में समझना है जो खुद तो एंजाइम की तरह काम नहीं कर रहे हैं, पर लिविंग सिस्टम में फिर भी जाकर के ह्यूमन बॉडी में अपना एक्टिविटी शो कर रहे हैं, जिसको हम नाम देते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स जो खुद एंजाइम नहीं है लेकिन फिर भी हमारी बॉडी में, हमारे सेल में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनको बोलते हैं बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अगर हम बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की बात करें तो दो बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हमें याद रखने हैं। पहला है साइक्लोस्पोरिन ए, जो पहला है दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए। ये जो साइक्लोस्पोरिन ए है ये एक फंगस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, ट्राइकोडर्मा फंगस। ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम नाम का एक फंजाई है, उससे इसको आइसोलेट किया जाता है। किस तरह से ये काम करता है? ये काम करता है इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह, हमारे इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने का काम करता है, इम्यूनोसप्रेसेंट की तरह काम करता है। किस मेडिकल कंडीशन में हमें अपने इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने की जरूरत पड़ेगी? भाई हमारा इम्यून सिस्टम तो हमारी बॉडी के लिए फाइट करता है, हमारे लिए अच्छा होना चाहिए, लेकिन हम यहाँ पे बता रहे हैं कि हम अपने इम्यून सिस्टम को इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल से स्लो डाउन करते हैं, उसको सप्रेस करते हैं। तो ऐसा क्यों जरूरत पड़ती है? इम्यूनो सिस्टम हमारे बॉडी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे प्रोटेक्शन के लिए, बट कई बार ये इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल भी बिहेव करने लगता है। जैसा कि अगर हम बात करें ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर, जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स होते हैं, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, इन ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स के अंदर जब कोई ऑर्गन वर्क नहीं करता तो किसी दूसरे इंडिविजुअल का ऑर्गन प्लेस किया जाता है। पर अगर हमारे इम्यून सिस्टम को वो जो फॉरेन बॉडी है, जो नया ऑर्गन है जो दूसरे इंडिविजुअल से प्लेस किया गया है, तो वो उसको फॉरेन सेल की तरह, फॉरेन ऑर्गन की तरह ट्रीट करती है और उसको डैमेज करना स्टार्ट कर देती है, टारगेट करना स्टार्ट कर देती है। तो हमारा इम्यून सिस्टम
ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन को डैमेज ना करे, उसको रोकने के लिए हमें इम्यून सिस्टम की इम्यूनोसप्रेसेंट की ज़रूरत पड़ती है। ये इम्यूनोसप्रेसेंट जो ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है उसकी लाइफ को बढ़ा देते हैं, वो जो उसका एक्सेप्टेंस पीरियड है उसको काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं। नेक्स्ट आती है बात स्टैटिन्स की। ये भी बायोएक्टिव मॉलिक्यूल हैं जो कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल करने का काम करेंगे। अब इनका जो एक्शन मैकेनिज्म है वो भी हमें समझना है। स्टैटिन जो है वो कहाँ से निकाला जाता है? एक पर्टिकुलर टाइप का ईस्ट मोनास्कस परप्यूरियस, मोनास्कस परप्यूरियस से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब मोनास्कस परप्यूरियस से इसको एक्सट्रैक्ट करके क्यों एक्सट्रैक्ट किया जाता है, किस तरह से काम आता है? स्टैटिन एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाला एजेंट है। जो हमारी बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल है उसको लोअर डाउन करता है, तो ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटाने में हेल्पफुल होता है। ब्लड कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने पर कई सारे कॉम्प्लिकेशंस होने के चांस होते हैं, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल को घटाने का काम करेगा स्टैटिन। अब ये स्टैटिन फंक्शन कैसे करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, और ये एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है एक लाइन में। जो स्टैटिन है वो एक पर्टिकुलर एंजाइम को कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट करता है। वो एंजाइम जो कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो स्टैटिन क्या करता है? एक एंजाइम है जिसका नाम है HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज, HMG कोएंजाइम ए रिडक्टेज एंजाइम। ये जो एंजाइम है ये HMG कोएंजाइम ए इस सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और बाइंड करने के बाद में कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है, कोलेस्टेरॉल सिंथेसिस में हेल्प करता है। लेकिन जो स्टैटिन है वो इस HMG कोएंजाइम ए जो इसका सबस्ट्रेट है वो स्ट्रक्चरली इसको रिजेंबल करता है। अगर हम स्टैटिन की बात करें तो स्टैटिन का स्ट्रक्चर इस HMG कोएंजाइम ए इसके सबस्ट्रेट से रिजेंबल करता है। अगर ये इसके सबस्ट्रेट के साथ में रिजेंबल कर रहा है तो फिर ये एक्टिव साइट के लिए compete करते हैं दोनों। भाई अगर इनका स्ट्रक्चर सेम है, दोनों एक्टिव साइट पे साथ में बाइंड कर सकते हैं, तो एक्चुअल में कौन बाइंड करेगा उसके लिए कंपटीशन स्टार्ट हो जाएगा। जब कंपटीशन होता है तो अगर स्टैटिन ज़्यादा कंसंट्रेशन में है तो स्टैटिन बाइंड करेगा। स्टैटिन जब बाइंड करता है तो वो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस में हेल्प नहीं कर रहा होता है। इस तरह से जो कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस था वो रिड्यूस हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, और आराम से बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल इस तरह से मेंटेन किया जा सकता है। तो स्टैटिन जो है वो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम। इस पर्टिकुलर एंजाइम का कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन शो करता है। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हो गए जो माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं और उनके किस तरह से वो एक्ट करते हैं, वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस करी।